होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम लेकर के आए हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि ये पुराने साल के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हैं। तो ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, तो कुछ तो हमने खुद अपनी तरफ से तैयार किए हुए हैं क्वेश्चन, जैसे कि इसके पहले जो हमने आपके साथ में महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके साथ में शेयर किया था, तो हमने खुद उस क्वेश्चन को बनाया हुआ था जो आपके पहले जो हम कोर्स पढ़ा चुके हैं उन्हीं से है था। ठीक है, अब ये जो आज हम क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये सारे के सारे आपके होम साइंस के क्वेश्चन हैं और इसमें आपको सारा कंबाइंड मिल जाएगा, यानी कि जितने भी पांचों सब्जेक्ट हैं उसके कंबाइंड क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा और नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भार प्रति इकाई लंबाई या फिर लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है। ठीक है, अब इसका यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ जिससे कि आपको दोनों ही दिखाई पड़े। इंग्लिश में है कि मास पर यूनिट लेंथ और लेंथ पर यूनिट मास ऑफ यार्न इंडिकेट्स। पहला है धागे की संख्या, दूसरा धागे की दृढ़ता, तीसरा है धागे का घुमाव या फिर धागे की एक समानता। इसमें यार्न नंबर, यार्न स्ट्रेंथ, यार्न ट्विस्ट, इवननेस ऑफ यार्न। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है ए, बी, सी या फिर डी। भार प्रति इकाई लंबाई या लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है, ये क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका धागे की संख्या, यानी कि यार्न नंबर। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है। पहला है अनुसंधान अध्ययन, दूसरा है विश्वसनीयता, संचार माध्यम या फिर अभिलेख। One of the tools of evaluation in extension education is research study, credibility, communication channel या फिर records। इसमें पूछा गया है कि प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन में मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन का टूल क्या है। एक टूल की बात यहाँ पर की गई है, तो वो क्या चीज है? ठीक है, जिसका की उपयोग किया जाता है जब भी मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है अभिलेख, मीन्स रिकॉर्ड्स। यानी कि जब भी आप कोई मूल्यांकन करते हो, जैसे मान लीजिए कि आपका प्रसार शिक्षा की बात हो रही है, तो अगर किसी गांव में जाया जा रहा है, वहां पर ये मूल्यांकन करना है कि वहां पर जो भी प्रोग्राम्स चले थे, पहले जो प्रोग्राम चले, वो कितने हद तक सफल हुए हैं, उनसे कितना लोगों को फायदा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसकी हमें जानकारी लेनी है तो क्या करना होगा कि जो रिकॉर्ड्स हैं उससे रिलेटेड, उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स पहले से उपलब्ध हैं उन्हें हमें चेक करना होगा, उसको इवैल्यूएट करना होगा, तब उसके बाद में ही हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो टूल्स है, वो होगा रिकॉर्ड। रिसर्च स्टडी नहीं होगा, क्रेडिबिलिटी भी नहीं होगा, कम्युनिकेशन चैनल ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आप छोटी और मोटी हैं तो लंबी और पतली दिखने के लिए आप कैसी ड्रेस पहनेंगी? पहला है चुन्नटदार स्कर्ट एवं ब्लाउज पहनेंगी या फिर चौड़ी प्लेट युक्त स्कर्ट एवं ब्लाउज पहनेंगी या फिर पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी काट प्रिंसेस लाइन हो वो पहनेंगी या फिर पूर्ण लंबाई का परिधान छोटी जैकेट के साथ में पहनेंगी। इफ यू आर शॉर्ट एंड स्टाउट एंड वांट टू appear tall and slender, you may wear gathered skirt and blouse, widely pleated skirt and blouse, full length dress cut on a princess line, और चौथा है फुल लेंथ ड्रेस विद शॉर्ट जैकेट। तो बताइएगा कि इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी। अगर आप छोटी और मोटी हैं तो किस टाइप का, अगर आपको छोटी मोटी है और लंबा भी दिखना है और पतला भी दिखना है, तो किस टाइप के ड्रेस को आप चूज करेंगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तीसरा, सी, मीन्स पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी काट प्रिंसेस लाइन हो, फुल एंड ड्रेस कट ऑन अ प्रिंसेस लाइन। अच्छा, अब ये ड्रेस कैसी होती है, तो यहाँ पर मैं आपको इसका पिक्चर दिखा देती हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिंसेस लाइन वाली ड्रेस किस टाइप की होती है और कैसे इसको पहनने पर हम पतले दिख सकते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो कि ये ए लाइन ड्रेस है। ए लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट होता है, यहां पर कोई भी जोड़ नहीं है, और यहां पर देख सकते हो आप इस तरीके का होता है, यानी कि जो हमारा कमर से ऊपर का भाग होता है वो बिल्कुल फिटिंग वाला होता है, और कमर के नीचे जब होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती हुई चली जाती है, और नीचे के साइड में जो घेर होता है अच्छा खासा,
ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे यहाँ पर जोड़ लगे होते हैं, जैसे एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया और एक पोर्शन ये हो गया, एक, ठीक है। ये 3 पोर्शन है, ऐसे ही फ्रंट पर होगा, ऐसे ही बैक पर भी होगा। इसको आप प्रेजेंट टाइम पर जो अनारकली ड्रेस आती है तो उसको भी आप समझ सकते हो कि वो भी आपके प्रिंसेस सीम लाइन स्टाइल वाली ड्रेस होती है। ओके, इसके अलावा ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पर चलिए, हाँ, तो ये आप ड्रेस देख सकते हो, जो ये ड्रेस है ये इसका एग्जाम्पल है, इस टाइप की ड्रेस होती हैं। तो जैसे ये ड्रेस है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर की साइड में क्या है, फिटिंग है, और यहाँ पर घेर है, और यहाँ पर देख लो आप कट, एक पीस ये है, एक पीस ये है, एक पीस ये है, तो अलग अलग इस तरीके से जुड़ती हैं। तो इसमें शॉर्ट ड्रेसेस भी आती हैं, शॉर्ट भी आती हैं, और काफी अधिक घेरे वाली भी ड्रेसेस आती हैं, तो वो प्रिंसेस लाइन ड्रेस होती हैं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसेस कट लाइन ड्रेसेस कैसी होती हैं। तो इस ऐसे आप ड्रेस पहनोगे तो लंबे भी दिखोगे और पतले भी दिखोगे, अगर आप छोटे हो और मोटे हो। फिर इसके बाद में है केक बनाने की क्रिया। आटे मतलब केक बनाने की क्रिया में आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है, किस लिए? उपस्थित रेशों को हटाने के लिए, यहाँ पर रेशा है, उपस्थित रेशों को हटाने के लिए, आटे का स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए, भलीभांति वायु के प्रवेश के लिए, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इन द प्रोसेस ऑफ केक मेकिंग द फ्लोर इज शिफ्टेड 2 or 3 times to remove any fiber present, ensure that floor is clean, to incorporate air well, none of the above। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भली भांति वायु के प्रवेश के लिए। ठीक है, देखिए रेशों को हटाने के लिए तो किया जाता है, रेशे भी हट जाते हैं इससे, और जो आटा जो है वो आपका साफ है, स्वच्छ है, तो ये भी निश्चित हो जाता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए हम उसको छान रहे हैं वो है आपका भली भांति वायु के प्रवेश के लिए। वायु उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती है, इससे क्या होता है, जो आपका केक बनता है वो अच्छा सा स्पॉन्जी बनता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, टू इनकॉर्पोरेट एयर वेल। है तो पहला और दूसरा भी सही है, लेकिन अगर इस तीनों में से पूछा जाएगा सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है, तो आपका सी होगा। अब पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है? ग्लास, एस्बेस्टस, नायलॉन, एसिटेट, आपका टेक्सटाइल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल फाइबर? ग्लास, एस्बेस्टस, नायलॉन या फिर एसिटेट। तो इसका जो राइट आंसर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर है मिनरल फाइबर, वो है एस्बेस्टस। और ये भी मिनरल फाइबर में भी एक आपका नेचुरल होता है और एक होता है सिंथेटिक। ठीक है, तो जो एस्बेस्टस है ये प्राकृतिक खनिज तंतु है। ठीक है, ये प्राकृतिक खनिज तंतु है। अब यहां पर अगर हम बात करें ग्लास की, तो ग्लास क्या है, ये भी एक खनिज तंतु है, मिनरल फाइबर ये भी है, लेकिन ये मैन मेड मिनरल फाइबर है, यानी कि जो हमारे द्वारा बनाया गया है। तो ये भी खनिज तंतु है लेकिन मैन मेड है। ओके, और ये एस्बेस्टस जो है वहां का प्राकृतिक है। अब नायलॉन और जो एसीटेट है, तो नायलॉन जो है आपका वो आपका मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है, ये भी मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है। और जो एसीटेट है ये है आपका, ये भी मैन मेड फाइबर है, मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर है। ओके, तो देख सकते हो ये भी मैन मेड है, ये भी मैन मेड है, ये भी मैन मेड है, लेकिन ये सेलुलोजिक है, ये सिंथेटिक है और ये मिनरल फाइबर है। तो राइट आंसर आपका है एस्बेस्टस। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्लैश कार्ड उपयुक्त है
पहला है सामाजिक विज्ञापन के लिए, दूसरा है घटना के प्रचार के लिए, प्रक्रिया या चरणों को समझाने के लिए, या फिर कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए। फ्लैश कार्ड्स आर एप्रोप्रिएट फॉर social advertising, publicity of an event, explaining a process or steps, giving information of a program। तो इसका बेस्ट आंसर कौन सा होगा? फ्लैश कार्ड किस लिए यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, प्रक्रिया या चरणों को समझाने की, यानी कि एक्सप्लेनिंग अ प्रोसेस और अ स्टेप। अब यहां पर मैं इसका भी पिक्चर आपको दिखाती हूं, देन आपको क्लियर हो जाएगा। ये है फ्लैश कार्ड, ठीक है। अब फ्लैश कार्ड आप देखो, इसमें अलग अलग कार्ड्स होते हैं। अब इसमें जैसे अब बच्चों के लिए अगर यूज किया जा रहा है तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 लिख दिया गया है, 1 लिखा गया तो एक डायग्राम बना दिया गया सूरज का, 2 में 2 आइसक्रीम बना दी गई है, 3 है तो 3 खिलौने बना दिए गए हैं, 4 है तो 4 बॉल बना दी गई हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अब हमें पढ़ाना है कि पहले 1 आता है, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4। तो कोई भी प्रोसेस हमको समझानी है या फिर कोई चीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ानी है। अब चाहे ये बच्चों को पढ़ाना हो, 1 2 3 पढ़ाना हो, या ABCD पढ़ाना हो, या फिर हमें कोई भी कुछ गांव वालों को एक्सटेंशन प्रोग्राम, ये ज्यादातर क्या होते हैं गांव में ही किए जाते हैं जो शिक्षा दी जाती है। तो इसमें क्या है, अगर हमें कोई चीज जो गांव वालों को अगर हमें कुछ समझाना है किसी प्रोग्राम के बारे में, या फिर कुछ भी आप इनोवेटिव आइडियाज हैं उन विचारों को आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो उसको आप कार्ड्स तैयार कर लोगे, उसको स्टोरी के माध्यम से आप कर सकते हो, या फिर चरण के माध्यम से आप कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप उसको समझा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है फ्लैश कार्ड का यूज किया जाता है, अलग अलग कार्ड्स बनाए जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको समझाया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका फ्लैश कार्ड, एक्सप्लेनिंग अ प्रोसेस और स्टेप। फिर आता है 7th क्वेश्चन, जिसमें कि एक अच्छा प्रबंधक कौन है? जो निरंतर निरीक्षण करता है, उत्तरदायित्वों को दूसरों को सौंप देता है, या फिर कर्मचारियों के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है, या फिर भर्त्सना कर रहा है, ठीक है। अ गुड मैनेजर इज वन हु कॉन्स्टेंटली सुपरवाइजेस, या फिर डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंटरफेयर्स विद वर्क ऑफ एम्प्लॉइज, या फिर रेप्रीमेंट्स। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा अच्छे प्रबंधक का, एक गुड मैनेजर का, वो क्या करता है आपका निरंतर निरीक्षण करता है, कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज करेगा, उत्तरदायित्व जो है वो दूसरों को नहीं सौंपेगा, ऐसा काम नहीं करेगा, ना ही वो इंटरफेयर करेगा, और ना ही जो उसके कर्मचारी हैं उनको उनकी भर्त्सना करेगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आंसर जो है इसका निरंतर निरीक्षण करता है। फिर 8वां क्वेश्चन है कि बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है। तो ये कौन सी अवस्था है? ओके, तो चलिए ये आप बताइए कि ये कौन सी अवस्था है? बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली जीवन चक्र की अवस्था। तो इसमें 4 ऑप्शन है। एक तो है स्थापत्य काल, ठीक है, दूसरा है पुनर्व्यवस्था काल, तीसरा है प्रक्षेपण काल, और चौथा है अवकाश प्राप्ति काल। The stage of family life cycle begins after the children leave home and become self-dependent is। इसमें है पहला पीरियड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कहेंगे, या फिर कहेंगे रिकवरी पीरियड इसको बोलेंगे हम, या फिर लॉन्चिंग पीरियड कहेंगे, या फिर रिटायरमेंट टाइम बोलेंगे। तो इसका आंसर फटाफट करिए, फिर इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता भी देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका पुनर्व्यवस्था काल, ठीक है, यानी कि रिकवरी पीरियड। जब बच्चे घर छोड़ देते हैं और वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उसके बाद प्रारंभ होने वाली जो पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है पुनर्व्यवस्था काल या फिर रिकवरी पीरियड। अब देखिए इसमें आपका जो पहला है स्थापत्य काल यानी कि पीरियड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो 3 लाइफ जो हमारी लाइफ साइकिल होती है, फैमिली लाइफ साइकिल जो है उसके 3 स्टेजेस हैं।
पहला है आपका बिगिनिंग स्टेज यानी कि स्थापत्य काल, प्रारंभिक अवस्था। जो दूसरी अवस्था है वो होती है आपकी एक्सपैंडिंग पीरियड होता है। तीसरा जो है वो होता है आपका कॉन्ट्रैक्टिंग पीरियड। तीन अवस्थाएं होती हैं फैमिली लाइफ साइकिल की। तो जो पहला है आपका बोलते हैं जिसको स्थापत्य काल, ठीक है, बिगिनिंग स्टेज जो होती है उसी को, बिगिनिंग स्टेज जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसी को स्थापत्य काल भी कहा जाता है, यानी कि पीरियड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट भी बिगिनिंग स्टेज को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बिगिनिंग स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि दो व्यक्ति यानी कि एक लड़का और एक लड़की, उनकी शादी होती है और वो जो है शादी करके अपने घर में आते हैं। अब वहां पर क्या होगा, वो हर एक चीज धीरे धीरे इस्टेब्लिश करेंगे, इसी वजह से इसको स्थापत्य काल कहा जाता है और प्रारंभिक अवस्था होती है। अब यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग होते हैं, यहाँ पर उनके बच्चे अभी नहीं हैं, सिर्फ अभी उनकी जस्ट मैरिज हुई है और वो जो है नया नया वो एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं। ओके, फिर जो इसके पीरियड जो दूसरा वाला स्टेज होता है जिसे कि एक्सपैंडिंग स्टेज बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि अब जब पहले बच्चे का जन्म हो जाता है तो वो जो है एक्सपैंडिंग स्टेज कहलाती है। ठीक है, तो अब जब पहले बच्चे का जन्म हो गया और इसके अलावा अब ये जो एक्सपेंडिंग स्टेज है ये पहला वाली जो अवस्था है बिगिनिंग स्टेज और जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज है, इन दोनों स्टेज से सबसे लंबी अवस्था होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें पहले बच्चे का जन्म हो जाता है और इसके बाद में इसमें बहुत सारे सब स्टेजेस भी आ जाते हैं। ठीक है, और कई सारे, और ये तब तक चलता है जब तक कि लास्ट में जो लास्ट बच्चा है, यानी कि अब जरूरी तो है नहीं कि एक ही बच्चा होगा, 2-3 बच्चे हो सकते हैं, तो पहले बच्चे का जन्म हो जाता है और ये स्टेज तब तक चलती है जब लास्ट वाला आखिरी वाला बच्चा होगा वो घर छोड़ देगा। ठीक है, और वो अपनी फैमिली के साथ में सेटल होने के लिए चला जाता है। ठीक है, तो वो आपका हो जाता है एक्सपैंडिंग स्टेज। तो इसमें से कोई भी एक्सपेंडिंग स्टेज नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर जो एक्सपेंडिंग स्टेज है उसमें आपका चाइल्ड बियरिंग एंड प्री स्कूल स्टेज आ जाएगा, क्योंकि बच्चे का जन्म हो गया है तब उसकी प्री स्कूलिंग होगी, उसकी बियरिंग होगी, एलिमेंट्री स्कूलिंग होगी, उसकी हाई स्कूल, कॉलेज, इन सब में जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी एक्सपेंडिंग स्टेज यानी कि दूसरे वाले स्टेज में आ जाती हैं। और जो तीसरा वाला स्टेज है आपका जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज है उसमें भी सब स्टेजेस हैं। तो उसमें जो पहला स्टेज आता है सब स्टेज, वो होता है लॉन्चिंग पीरियड। तो यहाँ पर जो दिया गया है प्रक्षेपण काल, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जो प्रक्षेपण काल दिया गया है, लॉन्चिंग पीरियड जो दिया गया है, ठीक है, ये आपका क्या है, ठीक है, तो ये जो आपका लॉन्चिंग पीरियड दिया गया है इसी को हिंदी में प्रक्षेपण काल बोल रहे हैं। और किसके, ये तीसरी अवस्था के अंदर में आ जा रहा है। ठीक है, ये जो तीसरी अवस्था है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, इसी के अंदर, इसी की ये सब स्टेज है लॉन्चिंग पीरियड। अब लॉन्चिंग पीरियड में क्या होता है, इसमें जो बच्चे हैं वो घर छोड़ देते हैं। ठीक है, और घर छोड़ करके वो उनकी मतलब ये घर छोड़ देंगे, इसमें जो लॉन्चिंग पीरियड में बच्चे घर छोड़ देते हैं, ये लॉन्चिंग पीरियड होता है। ओके, वो जो बच्चा है वो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद में उसको नौकरी मिल जाएगी और वो लास्ट में क्या करेगा, घर छोड़ देगा और उसके बाद में वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए चला जाता है। तो ये आपकी जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज है उसकी पहली स्टेज होती है लॉन्चिंग पीरियड। ठीक है, अब लॉन्चिंग पीरियड के बाद में जब अब बच्चा आत्मनिर्भर हो गया है, ठीक है, उसके बाद में वो घर छोड़ देता है। अब बच्चा जब घर छोड़ देगा और उसके बाद में वो आत्मनिर्भर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि अब वो जो है फाइनेंशियली रिकवर हो गया है, यानी कि अब उसका जो है रिकवरी पीरियड चल रहा है, क्योंकि घर छोड़ दिया, वो आत्मनिर्भर हो गया, उसके भी बच्चे हो गए होंगे, ठीक है, उसके बच्चे हो जाएंगे, तो अब जो है वो रिकवर कर रहा है। तो इस वजह से ये आपका पुनर्व्यवस्था काल कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, क्योंकि इसी में कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में ही आपका पहला लॉन्चिंग पीरियड होता है
दूसरा आपका रिकवरी पीरियड होता है जो कि यहाँ पर पूछा गया है, और जो तीसरा होता है वो आपका आता है रिटायरमेंट टाइम। ये तीनों ही आपके कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है, तीनों ही, पहला लॉन्चिंग है इसमें, दूसरा रिकवरी है और तीसरा रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब है अब जो ये आपका रिकवरी पीरियड है इसी में वो प्री रिटायरमेंट का प्लान भी करने लगते हैं और उसके बाद में आपका रिटायरमेंट टाइम आ जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शबनम किसका नाम है? शबनम किसका नाम है? मलमल कपड़े का, बंधेज वस्त्रों का, रेशमी वस्त्रों का, या फिर एक प्रकार की कढ़ाई का नाम है? शबनम इज द नेम ऑफ मसलिन क्लॉथ, टाई एंड डाई फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक, टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। तो इसका जो राइट आंसर वो है मलमल कपड़े का ये नाम है, शबनम, मसलिन क्लॉथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ कुकिंग विदाउट एडिशन ऑफ वाटर और फैट इज कॉल्ड रोस्टिंग, बॉइलिंग, स्टीविंग, सिमरिंग। वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि क्या कहलाती है? भूनना, उबालना, स्टीविंग या फिर सिमरिंग। अब ये अभी मैंने जस्ट कुकिंग मेथड्स के 2 वीडियोस आपके साथ में शेयर किए हुए हैं, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप उन वीडियो को देख लीजिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सारे मेथड हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं और सारे प्रिंसिपल भी डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि मेथड ऑफ कुकिंग में ये, इसका आंसर आप फटाक से दे लोगे अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है। तो बिना पानी और बिना वसा यानी कि फैट के खाना बनाने की विधि कहलाती है रोस्टिंग, यानी कि भूनना। अब जब आप भूनते हो तो भूनने में आप देखिए, अब हम तेल डालकर भी भून सकते हैं, लेकिन जो तेल डाल करके हम भूनते हैं उसको भूनना नहीं, उसको फ्राई करना बोलते हैं। ठीक है, फ्राई में भी शैलो फ्राई और डीप फ्राई आ जाता है, लेकिन जब हम बिना पानी और बिना तेल के भूनते हैं तो उसको रोस्टिंग कहते हैं। ओके, उबालने में भी पानी का यूज करते हैं, बॉइलिंग में भी, स्टीविंग में भी यूज करते हैं और सिमरिंग में भी पानी का यूज करते हैं। तो आप कुकिंग मेथड्स का जो वीडियो हमने शेयर किया वो जरूर देख लीजिए, आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा एकदम से सारा ये कुकिंग मेथड्स जो है। फिर 11वां क्वेश्चन है, द सबस्टांस इन फ्रूट विच हैज जेलिंग प्रॉपरली। सबस्टांस इन फ्रूट विच हैज जेलिंग, सॉरी प्रॉपरली नहीं, प्रॉपर्टी है, जेलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है, वो क्या है? गम अरेबिक है, या फिर पैक्टिन है, या फिर स्टार्च है, या फिर शुगर है। तो वो कौन सा तत्व है जिससे कि जल बनाया जाता है या फिर उसकी विशेषता है ये? तो वो है आंसर आपका पैक्टिन। फलों में पैक्टिन पाया जाता है जिससे कि जल का फॉर्मेशन हो, मतलब जेली तैयार की जाती है। ठीक है, स्टार्च ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, शुगर भी कार्बोहाइड्रेट, गम अरेबिक ये भी आपका जो है पॉलीसैकेराइड्स में ही आ जाता है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एडल्ट्रेंट इन मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल में मुख्य रूप से किसकी मिलावट की जाती है? यूरिया, पेस्टिसाइड्स, आयरन फिलिंग या फिर आर्जिमन। यूरिया कीटनाशक, लौह भराव या फिर आर्जिमन का। तो ये भी हमने फूड एडल्ट्रेंट्स का भी वीडियो शेयर किया हुआ है, हमारे होम साइंस लेट्स क्रैक इट चैनल पर ही है ये, तो आप वहां पर ये एडल्ट्रेंट वाला भी, फूड एडल्ट्रेशन भी, वो वीडियो भी आप देख लो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनसे आप देख रहे हो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर से जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में किसकी मिलावट की जाती है? तो वो है आपका आर्जिमन ऑयल की मिलावट की जाती है। ओके, अच्छा, अब ये जो मस्टर्ड ऑयल में आर्जिमन ऑयल की मिलावट की जाती है, इससे हमने ये भी बताया था कि इससे कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, इससे एक रोग हो जाता है, उसका नाम है ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है जो मस्टर्ड तेल ऑयल में आर्जिमन ऑयल मिलाया जाता है। चलिए, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकम्प्लीट प्रोटीन।
राइस प्रोटीन, जिलेटिन, पल्स या फिर एग प्रोटीन। इनमें से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? चावल की प्रोटीन, जिलेटिन है, दाल प्रोटीन या फिर अंडा प्रोटीन है। तो इसमें से बताना है। अब देखिए जो प्रोटीन है वो भी 3 टाइप का होता है। एक तो कंप्लीट प्रोटीन होती है, एक इनकम्प्लीट प्रोटीन होती है और एक होती है पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन। यानी कि पार्शियली कंप्लीट का मतलब है जो आंशिक रूप से कंप्लीट प्रोटीन है। तो देखिए कंप्लीट प्रोटीन का मतलब है कि जिसमें कि सारे के सारे जितने आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वो पाए जाते हैं, तो वो आपकी कंप्लीट प्रोटीन कहलाती है। इनकम्प्लीट प्रोटीन वो होती है जिसमें कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं, और चूंकि इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो क्या होता है कि वो जो है हमारे शरीर के जो भी सेल्स हैं, जो भी टिश्यूज हैं, यानी कि हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो सपोर्ट नहीं करते, हमारे लाइफ को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन क्या करते हैं? ये हमारी जो कोशिकाएं हैं या जो हमारे ऊतक हैं उनको क्या करते हैं? उनको जो अगर उनको नए टिश्यूज, नए सेल्स बनाते हैं, और जो पुराने हो गए हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं, और जो टूटे फूटे हैं उनकी मरम्मत कर देते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। तो रिपेयरिंग भी कर रहे हैं, मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, और साथ साथ में नए टिश्यू का निर्माण भी कर रहे हैं। तो ये प्रोटीन का काम होता है। और प्रोटीन जिनमें कि आपके जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। अब कंप्लीट प्रोटीन जिनमें कि सारे आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जा रहे हैं, तो वो तो आपकी लाइफ को ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे और डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगे। लेकिन जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है वो आपके लाइफ को सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं। अब जो आंशिक रूप से कंप्लीट प्रोटीन है यानी कि पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन है, वो क्या है? उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाएंगे, सारे नहीं पाए जाएंगे, कुछ पाए जाएंगे और कुछ नहीं पाए जाएंगे। तो वो कुछ हद तक तो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से मदद नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि इनकम्प्लीट प्रोटीन कौन सी है, तो इनकम्प्लीट प्रोटीन में आपका आ जाता है जिलेटिन, ठीक है। अब यहां पर जो मैंने कंप्लीट प्रोटीन बताई, तो कंप्लीट प्रोटीन में क्या आता है? एक तो आपकी एग प्रोटीन आ जाएगी, कंप्लीट प्रोटीन, ये इसका एग्जांपल है कंप्लीट प्रोटीन का। एग हो गया, इसके अलावा और भी है, एग हो गया और मीट है, मिल्क है, और इसके अलावा मीट, मिल्क और फिश, इसमें जो है आपके कंप्लीट प्रोटीन पाए जाते हैं। और जो ये आपकी राइस प्रोटीन और पल्स प्रोटीन है, ये आपकी आ जाती है पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन, ये भी और ये भी। यानी कि जो सीरियल्स, पल्सेस और लेग्यूम्स में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो पार्शियली कंप्लीट होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। और जो जिलेटिन है ये इनकम्प्लीट प्रोटीन है। और इसके अलावा जिलेटिन के अलावा एक और है जो कि कॉर्न यानी कि मक्के में जीन प्रोटीन पाई जाती है, ये भी आपकी इनकम्प्लीट प्रोटीन होती है, ठीक है। यानी कि जिलेटिन और जीन प्रोटीन जो कि मक्के में पाई जाती है वो भी इनकम्प्लीट है। इसके बाद में है विच विटामिन इज हेल्पफुल इन हीलिंग वाउंड्स, हील करने में, यानी कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? तो ये आपको पता ही है, विटामिन सी जो है ये घाव भरने में मदद करता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी यानी कि ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। बी की कमी से आपको पता है बेरी होता है, वो भी थायमिन, विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है, और डी की कमी से रिकेट्स। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैम इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग, फ्रूट पल्प, फ्रूट जूस, फ्रूट एक्सट्रैक्ट या फिर नन ऑफ दीज जेली। जैम बनाया जाता है कैसे? फल के गूदे से, फलों के रस से, फलों के अर्क से या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें से आपको आंसर करना है कि चारों में से कौन सा होगा। तो देखिए जैम किससे बनाया जाता है? तो जैम आपका बनाया जाता है फलों के गूदे से बनाया जाता है, यानी कि फ्रूट पल्प से जैम बनाया जाता है। और जो फलों के रस से बनता है वो होता है आपका जेली,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इसीलिए ये आपको याद होना चाहिए कि जैम बनाया जाता है फल के गूदे से यानी कि फ्रूट पल्प से, और जो जेली है वो फ्रूट जूस से बनाई जाती है यानी कि फलों के रस से तैयार की जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों में ये डिफरेंस है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर टोटल 20 क्वेश्चन है जो कि सारा हम कंप्लीट करेंगे अभी। द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज मतलब जो विकास का प्रतिमान कैसा होता है, यानी कि डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो कैसा होता है। अनप्रेडिक्टेबल यानी कि जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। प्रेडिक्टेबल यानी कि जिसकी भविष्यवाणी होती है। तीसरा है सेम ओवर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि शरीर के सभी भागों का विकास एक सा होता है। चौथा रेट ऑफ डेवलपमेंट इज सेम फॉर एवरीबॉडी यानी कि प्रत्येक जन के लिए विकास की दर एक समान होती है। तो इससे पूछा गया है कि जो डेवलपमेंट विकास का पैटर्न है, तरीका है, वो कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर है प्रेडिक्टेबल यानी कि इसकी भविष्यवाणी होती है। कैसे, देखिए अब जो डेवलपमेंट का पैटर्न है यानी कि जो विकास का पैटर्न अगर हम बात करें तो ये आपको पता है कि सबसे पहले क्या होगा, इन्फेंसी स्टेज आएगी, शैशवावस्था आएगी, उसके बाद में आपका चाइल्डहुड आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका चाइल्डहुड के बाद में क्या आएगा, आपका एडोलसेंस आएगा। एडोलसेंस के बाद में यानी कि किशोरावस्था, उसके बाद में आपका एडल्टहुड आएगा, वयस्क अवस्था, उसके बाद में आपका ओल्ड एज आएगा। तो ये चीज हमें पहले से पता है क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पहले एडल्ट एज आ जाए उसके बाद में आपकी चाइल्डहुड आए और उसके बाद में इन्फेंसी आए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पैटर्न है विकास का कि पहले इन्फेंसी आएगी, फिर चाइल्डहुड, उसके बाद में एडोलसेंस, एडल्टहुड और उसके बाद में ओल्ड एज आएगा, उसके बाद में डेथ। तो ये चीज हमें पहले से पता है यानी कि जो विकास का प्रतिमान है, पैटर्न है, वो उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसकी भविष्यवाणी हो सकती है। ठीक है, और जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शरीर के सभी भागों पर विकास एक सा होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि आपको पता है कि हमारे बॉडी का जो हर एक पार्ट है उसका जो विकास है एक समान नहीं होता है। कोई पार्ट पहले डेवलप हो जाता है, कोई बाद में होता है, कोई धीरे धीरे हो रहा है, कोई तेजी से हो रहा है, तो सबका अलग अलग डेवलपमेंट होता है, एक सा नहीं होता है। और प्रत्येक जन के लिए विकास की दर एक समान होती है, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि हर एक की विकास दर अलग अलग होती है। आपने देखा होगा कि दो सेम एज के बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होते हैं, सेम एज के होते हैं, कोई बच्चे बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कोई बच्चे हैं कि देर में बोलना स्टार्ट करते हैं, कोई बच्चे जल्दी चलने लगते हैं, कोई बच्चे देर में चलते हैं। तो विकास की दर एक समान, मतलब प्रत्येक जन के लिए जो विकास की दर है वो एक समान नहीं होती, हर एक के लिए अलग अलग होती है। किसी का विकास पहले हो जाता है और किसी का थोड़ा लेट में होता है। ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनमें क्या होता है, उनका विकास लेट में होता है, जबकि जो नॉर्मल चाइल्ड है उनका विकास पहले हो जाता है। तो इसलिए अलग अलग होता है, सबका एक जैसा नहीं होता है। फिर 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद वर्क सिंप्लीफिकेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो पहला है बजट चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट या फिर परिचालन चार्ट, यानी कि बजट, प्रोसेस, फ्लो या फिर ऑपरेशन चार्ट। तो इसमें से ये पूछा गया है कि जो वर्क सिंप्लीफिकेशन है यानी कि कार्य सरलीकरण है, उनमें से कौन सी चीज है जो कि संबंधित नहीं है। अच्छा, जब भी आप ये अपना क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो उसमें ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि उसमें अगर कहीं पर नहीं पूछा है तो इसको देख करके आंसर करिएगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि हम फ्लो में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और आंसर गलत करके चले जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद में आंसर करिएगा जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें आंसर आते हुए भी क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है संबंधित नहीं है, कौन सा, तो आंसर है इसका बजट चार्ट, क्योंकि बजट चार्ट आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन में नहीं आता है। वर्क कार्य सरलीकरण का मतलब है कि कार्य को सरल बनाने के लिए, इजी करने के लिए जो अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, चार्ट का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका कार्य सरलीकरण कहलाता है, जिसमें कि हमारा समय की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है, ठीक है, और मनी की भी बचत होती है। तो स्पेशली ऊर्जा और हमारी जो है
समय की बचत होती है कार्य सरलीकरण में। तो इसमें हम प्रोसेस चार्ट का यूज करते हैं, फ्लो चार्ट का यूज करते हैं और ऑपरेशन चार्ट का यूज करते हैं। तो ये तीनों चीजें आ जाती हैं। कौन सा नहीं आता है? तो बजट चार्ट नहीं आता है, वो तो बजट बनाने में मदद करता है। फिर है फैक्टर्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज, घरेलू हिंसा के प्रकार हैं। शारीरिक प्रताड़ना यानी कि फिजिकल टॉर्चर, या फिर मानसिक प्रताड़ना मेंटल टॉर्चर, या फिर गाली देना एब्यूजिंग, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो घरेलू हिंसा में क्या चीजें आ जाएंगी? तो इसका जो राइट आंसर वो है आपका ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। अगर फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है तो वो भी आपका घरेलू हिंसा में, डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएगा। मानसिक प्रताड़ना वो भी आती है, और अगर आप किसी को गाली दे रहे हो तो वो भी आपका घरेलू हिंसा के अंदर आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी घरेलू हिंसा के अंदर आ जाएंगी। फिर इसके बाद में है विच इज द मेन कॉज ऑफ डिवोर्स इन इंडियन फैमिलीज। ओके, तो बताइएगा इसमें क्या आंसर होगा। भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है? पहला है कि इजी रूल्स ऑफ डिवोर्स, यानी कि विवाह विच्छेद के कानूनों का सरल होना, ये कारण है। या फिर एजुकेशन ऑफ वाइफ, पढ़ी लिखी शिक्षित पत्नी का होना, तो ये तो आपको आंसर पता ही होगा। वर्किंग विमेन यानी कि स्त्रियों का कामकाजी होना, या फिर टू पॉइंट आउट ईच अदर मिस्टेक्स इन फ्रंट ऑफ आउटसाइडर्स, यानी कि एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का प्रमुख कारण है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा है प्रमुख कारण, कौन सा है? ठीक है, तो इसमें आपको पता ही होगा इसका जो राइट आंसर है वो होगा एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। यानी कि किसी दूसरे के सामने, कोई आउटसाइडर है उसके सामने आप एक दूसरे की कमियों को, चाहे पति पत्नी की या फिर पत्नी पति की कमियों को अगर उसके सामने लेकर आता है, सार्वजनिक करता है, तो वो आपका डिवोर्स का कारण हो सकता है। इंडियन फैमिलीज में स्पेशली पूछा गया है। ठीक है, इजी रूल्स ऑफ डिवोर्स ये तो बिल्कुल गलत है, एजुकेशन ऑफ बिल्कुल गलत, वर्किंग वुमेन ये भी बिल्कुल गलत। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, जो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस ये क्वेश्चन है, इसमें भी एक क्वेश्चन और आता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि इसका एक एक्ट बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो उसका ईयर है, जो एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस का, वो है 2005 में आया है। तो ये भी पूछ लेता है कई बार, इसका ईयर पूछ लेता है किस सन में आया है। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, ये आपका 2005 में है। तो ये भी पूछ लेता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इन द एज ऑफ 2 years ऑफ चाइल्ड प्लेज, यानी कि 2 वर्ष की अवस्था में बालक कौन सा खेल खेलता है? ग्रुप प्ले यानी कि सामूहिक खेल खेलता है, या फिर सिंगल प्ले यानी कि एकाकी खेल खेलता है, या फिर पैरेलल प्ले समानांतर खेल खेलता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2 साल की अवस्था में बच्चा कौन सा खेल खेलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पैरेलल प्ले, यानी कि समानांतर खेल खेलता है। तो ये जो इसकी एज होती है 2 से 3 साल की होती है। ठीक है, और जो सामूहिक खेल है वो 4 से 5 साल की अवस्था में खेलता है बच्चा, और एकाकी खेल ये आप कह सकते हो लेस देन 2 year। तो अब देखिए, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि 2 साल के बच्चे जो है वो कौन सा खेल खेलते हैं। तो 2 से 3 साल में, अच्छा, अब पैरेलल प्ले का मतलब क्या है? देखिए, एकाकी खेल का मतलब है, सिंगल प्ले का मतलब है कि बच्चा अकेले खेल रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो अकेले ही खेलते हैं। ग्रुप प्ले का भी मतलब है कि अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में खेलते हैं, तो वो 4 से 5 साल की एज में खेलते, सामूहिक खेल। लेकिन जो समानांतर खेल है उसमें क्या होता है, समानांतर खेल में भी बच्चे अकेले ही खेलते हैं, लेकिन क्या होगा कि जैसे 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो अब दोनों बच्चे खेलेंगे साथ में ही,
लेकिन वो ग्रुप में, समूह में नहीं खेलेंगे, यानी कि एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के व्यूज को, एक दूसरे के खिलौनों को साझा नहीं करेंगे। मतलब दोनों ही खेलेंगे एक साथ ही, तो एक अपना इधर खेल रहा है और दूसरा मतलब थोड़ी दूर बैठ करके खेल रहा है, यानी कि अलग अलग खेलेंगे। समानांतर जैसे समानांतर रेखा होती है, पैरेलल लाइन होती है, इस तरीके से, यानी कि एक दूसरे को टच नहीं करती है लेकिन एक दूसरे के समानांतर होती है। तो वैसे ही बच्चे, एक बच्चा यहाँ पर होगा, दूसरा बच्चा यहाँ पर होगा, दोनों ही खेल रहे हैं, साथ में ही खेलेंगे, लेकिन वो एक दूसरे के टॉयज को नहीं शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ में मिल करके नहीं खेलेंगे, एक दूसरे के खिलौनों को शेयर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से खेलते हैं, ठीक है। तो इसको समानांतर खेल बोलते हैं, जो कि 2 से 3 साल की अवस्था होती है, क्योंकि पहले बच्चा अकेला ही खेलता है, फिर धीरे धीरे वो ये सीखता है साथ में खेलना। तो पहले खेलेगा तो ग्रुप में नहीं खेलेगा, बल्कि जो है अलग अलग खेलेगा, इस तरीके से। तो वो समानांतर खेल कहलाता है, यानी कि पैरेलल प्ले कहलाता है। चलिए, तो ये हो गया, 20 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। अब अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस, अच्छा ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पहले आ चुके हैं क्वेश्चन, और रिपीट भी हो सकते हैं, या फिर इसको किसी दूसरे फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाने की, कि इनमें से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाता है, तो आप अच्छे से आंसर कर सको उसका। ओके, चलिए फिर, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चंस पसंद आए हैं, देन लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से जरूर लाइक करें अगर पसंद आया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अभी तक अगर नहीं किया है तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।